एरर फिजिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग लेज़र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये बेसिकली एटॉमिक फिजिक्स का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, लेकिन इसे हम लोग अलग से अभी कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लेज़र का फुल फॉर्म। लेज़र, ठीक है, लेज़र क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेट इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, प्रकाश के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रवर्धन। ठीक है, प्रकाश का उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रवर्धन क्या होता है? ये एम्प्लीफिकेशन यानी प्रवर्धन। ठीक है, स्टिम्युलेट यानी कि उद्दीपित, और ये उत्सर्जन। ठीक है, प्रकाश के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन, ये होता है लेजर का मतलब। ठीक है, तो अब लोग शुरू करते हैं लेजर। लेजर में एक टर्म आता है कला संबद्धता। ये जो है लेजर का एक गुण होता है। ठीक है, कोहेरेंस। देखो कला संबद्धता क्या होता है? अगर दो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगें जिनके जिनके बीच कालांतर समय के साथ नियत रहता है। ठीक है, दो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगें हैं, या तो उनके बीच जो कालांतर है वो जीरो है, या फिर क्या है, नियत है, कला संबद्ध तरंगें कहलाती हैं। ठीक है, उनके बीच जो कालांतर है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए। कालांतर या तो जीरो रहना चाहिए, मतलब कालांतर ही ना रहे। अगर कालांतर रहे तो वो समय के साथ जो है वो कांस्टेंट रहे। कालांतर जो है वो समय के साथ नहीं बदलना चाहिए। ऐसे दो किरणों को हम लोग बोलेंगे कला संबद्ध तरंगे बोलेंगे। ठीक है, ऐसी दो आवृत्ति की तरंगें जिनमें कालांतर समय के साथ नहीं बदलता। ठीक है, इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? कला संबद्ध तरंगे बोलते हैं। ये इसका डेफिनेशन वगैरह है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, यह तरंग पूर्णतः एक वर्णीय है जिसका स्पेक्ट्रम, इसमें ऐसे कुछ खास नहीं है। इसे पढ़े, किसी स्रोत की कला संबद्धता से हमारा तात्पर्य उससे उत्सर्जित तरंगों के बीच समय या काल तथा आकाश दोनों के सापेक्ष कला संबद्धता से होता है। ठीक है, जब भी हम लोग लेजर के केस में कला संबद्धता की बात करेंगे ना, तब यहाँ पे दो कला संबद्धता रहेगा। एक तो टाइम, समय समय और दूसरा आकाश, स्पेस कोहेरेंस। ठीक है, आकाश कला संबद्धता और समय कला संबद्धता दोनों रहेगा। ठीक है, के सापेक्ष कला संबद्धता। एक मार्ग पर चलती किरणों के बीच समय के साथ कला संबद्धता को कालिक कला संबद्धता बोलते हैं। ठीक है, टेम्पोरल कोहेरेंस बोलते हैं इसे। अगर समय के साथ जो है वो कला संबद्ध है, समय के साथ इनका कालांतर नहीं बदलता, तो इसे हम लोग बोलेंगे कालिक कला संबद्धता या टेम्पोरल कोहेरेंस। ठीक है, और इसी को हम लोग एक वर्णता भी बोलते हैं। ठीक है, मोनोक्रोमेटिसिटी, यानी कि एक ही तरंग दैर्ध्य का जो लाइट है हमें मिलेगा, जबकि एक दूसरे से कुछ दूरी पर अगल बगल साइड बाई साइड चलती तरंगों के बीच कला संबद्धता को देशिक कला संबद्धता या स्पेशियल कोहेरेंस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो वर्ड आता है, देशिक कला संबद्धता और ये कालिक कला संबद्धता या एक वर्णता। ठीक है, यहाँ पे दोनों को देख लेते हैं थोड़ा सा। पहला आता है कालिक कला संबद्धता। ठीक है, या इसे हम लोग वर्णक्रम रेखा की शुद्धता भी बोलेंगे, प्योरिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन एंड टेम्पोरल कोहेरेंस। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोप द्वारा प्रायोगिक अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्रत्येक वर्णक्रम रेखा एक निश्चित तरंग दैर्ध्य की न होकर। देखो, एटॉमिक फिजिक्स में हम लोग को थोड़ा सा ब्रोडेनिंग के बारे में पढ़ना था, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं था, इसे हम लोग इसे छोड़ दिए हैं। ब्रोडेनिंग क्या होता है? हम लोग को लगता है कि एक तरंग दैर्ध्य
का ही हमें जो है वो रेडिएशन मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा ना होकर ना एक रेंज में जो है हमें तरंग दैर्ध्य मिलता है। ठीक है, हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें जो है एक पार्टिकुलर तरंग दैर्ध्य का जो है वो लाइट मिलेगा, लेकिन एक पार्टिकुलर तरंग दैर्ध्य का ना होकर अलग अलग तरंग दैर्ध्यों का जो है वो वेव हमें इस टाइप से मिलता है। ठीक है, अगर ये लैम्डा के लिए हम लोग देखें तो ये मिलना चाहिए, लेकिन इसके आसपास के भी तरंग दैर्ध्य मिलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं ब्रोडेनिंग। ठीक है, या फिर इसे जो है ये जो है अशुद्धता होता है। ठीक है, हमें ये मिलना चाहिए लेकिन कुछ जो है वो रेंज में मिलता है। ठीक है, कुछ तरंग दैर्ध्य परास में जो है वो फैली होती है, इसकी कुछ परिमित चौड़ाई होती है। ठीक है, तो ये जो परिमित चौड़ाई है इसी को हम लोग बोलते हैं डेल लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे अच्छा डायग्राम बना हुआ है, देखो ये हमें मिलना चाहिए था ये लाइन। ठीक है, यहाँ पे हमें ये लाइन जो है वो मिलना चाहिए था। एक मिनट वेट करेंगे। ठीक है, ये हमें इस टाइप से मिलता है। ठीक है, एक रेंज में मिलता है, जबकि हमें जो है एक स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए, इस टाइप से जो है एक स्ट्रेट लाइन ये मिलना चाहिए। ठीक है, ये तरंग दैर्ध्य का जो है हमें मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा ना मिल के हमें जो है वो अलग अलग यहाँ पे आवृत्ति के टर्म में दिया हुआ है, यहाँ पे जो है वो आवृत्ति इस आवृत्ति का मिलना चाहिए, लेकिन इस आवृत्ति का ना मिल के कुछ परिमित चौड़ाई की आवृत्ति का जो है वो तरंग मिलता है हमें। ठीक है, तो ये जो आवृत्ति हमें मिलना चाहिए और उस आवृत्ति का रेशियो, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शुद्धता फैक्टर, या जो तरंग दैर्ध्य मिलना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला, क्यू को हम लोग बोलते हैं वर्णक्रम रेखा की शुद्धता, प्योरिटी। ठीक है, प्योरिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बोलते हैं इसे, और ये प्योरिटी क्या होता है, लैम्डा बाई डेल लैम्डा। ठीक है, डेल लैम्डा का वैल्यू जितना कम होगा ये क्यू का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये जो क्यू का वैल्यू है वो डेल लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसे जैसे ये चौड़ा होते जाएगा क्यू का वैल्यू, शुद्धता जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, ये क्यू का वैल्यू है और इसमें ये चौड़ाई है तो 10 की घात 6 आ जाएगा। ठीक है, ये इस टाइप से जो है ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पे ये याद रखेंगे डेल लैम्डा, लैम्डा बाई डेल लैम्डा इक्वल टू न्यू बाई डेल न्यू होता है। ठीक है, यहाँ पे ये कैसे होता है ये यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो, कला संबद्धता, टेम्पोरल कला संबद्धता, अगर हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में अगर वेव को दिखाएं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो वेव है यहाँ से ऐसे चल रहा है। ठीक है, ये इसके बाद फिर जो है ये वेव फिर से दूसरा वेव निकल रहा है। ठीक है, ये यहाँ ख़त्म हो जा रहा है, फिर ये इस टाइप से। ठीक है, अ, ये देखो टाइम के रेस्पेक्ट में यहाँ पे जो है हमें अलग अलग वेव मिल रहा है, या हम लोग बोल सकते हैं कि अलग अलग पल्स के रूप में जो है वो मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ये जो वेव्स मिल रहे हैं इनका इनमें जो है कलांतर ना हो, ठीक है, या फिर कला सब ये जो ये आगे प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है, तो समय के साथ जो है इनका कलांतर अगर ना बदले तब इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, कला संबद्ध, काली कला संबद्ध बोलेंगे। ठीक है, माध्य समयांतर डेल्टी जबकि तरंग कला में नियत रहता है। ठीक है, कला संबद्ध समय कहलाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कला संबद्ध समय बोलते हैं। ठीक है, और वो लंबाई जहाँ तक ये जो है कला संबद्ध रहता है,
ठीक है, वो लंबाई जहाँ तक ये क्या रहेगा, कला संबद्ध रहेगा। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कला संबद्ध लंबाई बोलेंगे, कला संबद्ध लंबाई। अगर आप लोग को याद हो तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, कला संबद्ध लंबाई। ठीक है, देखो कला संबद्ध लंबाई क्या होता है, कला संबद्ध लंबाई इक्वल टू होता है कला संबद्ध समय गुणित प्रकाश की चाल। कला संबद्ध लंबाई L इक्वल टू टाउ सी, और इसी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, अगर आप लोग को याद हो तो इसी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। इसे हम लोग बोलते हैं कला संबद्धता। इसे अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। कला संबद्ध लंबाई, कला संबद्ध समय और वर्णक्रम रेखा की शुद्धता में संबंध, क्या संबंध होता है ये देख लो। ये सीधा हम लोग इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। एल कला संबद्ध लंबाई इक्वल टू होता है एक तो लैम्डा स्क्वायर बाई डेल लैम्डा। अगर हम लोग को ये अशुद्धता के टर्म में दिया हुआ है, ठीक है, तब एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाँ लैम्डा स्क्वायर बाई डेल लैम्डा। ये फॉर्मूला भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और कला संबद्ध लंबाई को हम लोग इस टर्म में भी लिख सकते हैं। देखो एल इक्वल टू लैम्डा इंटू क्यू, यानी तरंग दैर्ध्य गुणित वो तरंग दैर्ध्य की शुद्धता। ठीक है, लैम्डा बाई डेल लैम्डा होता है क्यू का वैल्यू, तो इसे एल क्यू के टर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूला कला संबद्ध समय के बारे में आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। उसके बाद आता है देशिक कला संबद्धता। देखो देशिक कला संबद्धता जनरली हम लोग कब चेक करते हैं, जब हमारे पास दो आजू बाजू अगल बगल चलने वाली दो रेखाएं होती हैं। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे देखो S2 S1। ठीक है, यहाँ ये एक स्रोत से निकल रही हैं, अब यहाँ से जो है ये आगे बढ़ेंगे, तो ये दोनों जो है एक दूसरे के आजू बाजू, अगर इनमें जो है वो कलांतर समय के साथ नहीं बदलता, यहाँ पे डायग्राम आगे दिया होगा। ठीक है, यहाँ पे ये याद रखेंगे कि ये ए क्या है, ये जिस जहाँ से निकल रही है जिस स्लिट से, इस स्लिट की चौड़ाई। ठीक है, और डी क्या है, इस स्लिट से ये जो स्लिट है जहाँ पे ये विभाजित होंगी, ठीक है, दो किरणें हमें मिलेंगी, उसकी उसकी दूरी डी है। ठीक है, इन दोनों पे जो है इसकी कला संबद्ध लंबाई जो है वो डिपेंड करेगी, आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है आप लोग याद रखेंगे। ए क्या होता है, स्लिट की चौड़ाई होता है, और डी क्या होता है, ये स्लिट से इस स्लिट की दूरी। और यहाँ जो दैसिक कला संबद्ध लंबाई है, इसका वैल्यू होगा लैम्डा बाई थीटा। ठीक है, जहाँ थीटा का वैल्यू क्या होता है, ए बाई डी होता है, ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, ये कला संबद्ध लंबाई किसके लिए, दैसिक कला संबद्धता के लिए। ठीक है, दैसिक कला संबद्ध लंबाई जो एल डैश होगा वो लैम्डा बाई थीटा होगा। अब आते हैं हम लोग लेजर के ऑपरेशंस में। ठीक है, यहाँ पे दो वर्ड आते हैं, एक स्पॉन्टेनियस इमिशन और एक आता है उद्दीपित उत्सर्जन। इससे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ और बता देता हूँ, अवशोषण या एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अवशोषण, अवशोषण क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। देखो यहाँ पे जो है वो बहुत सारे एटॉम रहेंगे इस टाइप से, और जब यहाँ से कोई लाइट आएगा, ठीक है, इस फोटोन से ये इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, तो ये इसे जो है वो उत्तेजित कर देगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ चला जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं अवशोषण। और अगर आप लोग को याद हो तो अवशोषण जो होगा, ये जो अवशोषण होगा, हाँ, ये जो भी फोटोन होगा एच म्यू, इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस है डेल ई का वैल्यू जो है वो एच न्यू के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये होता है अवशोषण। अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है क्या, ये है अवशोषण। देखो ये अवशोषण है। ठीक है, यहाँ पे फोटोन को अवशोषित करेगा, और ये जो है हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे अवशोषण। अब इसका जस्ट उल्टा, ये इसे हम लोग ग्राउंड स्टेट या मूल ऊर्जा अवस्था बोलते हैं, इसे उत्तेजित अवस्था या एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा, जब ये एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तब फोटोन जो है वो क्या करेगा, इमिट करेगा। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं स्वतः उत्सर्जन। यहाँ पे डेल ई का जो वैल्यू है वो क्या होगा, एच न्यू होगा।
ठीक है। एच प्लांक नियतांक 6 × 6 × 10⁻³ जूल/सेकेंड। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखेंगे, ये यहाँ पे ये देखो, यदि मूल ऊर्जा अवस्था में उपस्थित परमाणुओं की संख्या n1 है, ठीक है, न्यू आवृत्ति के संगत विकिरण का जो घनत्व है वो u है। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ये जो घनत्व है ना ये u है। ठीक है, घनत्व जो है वो u है। तब आप लोग याद रखेंगे कि जो अवशोषण की दर होती है, ठीक है, कितना अवशोषण होगा, ये एक तो n1 पे डिपेंड करेगा, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है ग्राउंड स्टेट में मूल अवस्था में उपस्थित अणुओं की संख्या, और जो है ये ऊर्जा घनत्व कितना जो है वो रेडिएशन इंसिडेंट होगा। ठीक है, इसके जो है वो समानुपाती होता है। सिंपल सी बात है, देखो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एटॉम रहेंगे उतना ज़्यादा अवशोषण होगा, जितना ज़्यादा किरण जो है वो आपतित होगा उतना ज़्यादा जो है उसका अवशोषण होगा। तो अवशोषण की दर जो है वो ग्राउंड स्टेट में परमाणुओं की संख्या और आपतित ऊर्जा घनत्व के जो है वो समानुपाती होता है। ठीक है, और इन इन दोनों को अगर हम लोग साथ में लिखें तो ये n1 आर सी इज प्रोपोर्शनल टू n1 u होगा। ठीक है, और इसे हटाने के लिए समानुपाती को जब हटाएंगे तब यहाँ पे एक कांस्टेंट का यूज़ करेंगे, तो ये आर सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, b एक कांस्टेंट लेंगे n1 और u, और इस b को हम लोग बोलते हैं, या इसे हम लोग लिखते हैं b12, b12 भी लिखा जाता है इसे। ठीक है, इसे मैं लिख देता हूँ एक बार अच्छे से। आर सी इक्वल टू हो जाएगा b12, क्योंकि 1 से 2 में ट्रांजिशन हो रहा है, ये अवशोषण को बता रहा है। ठीक है, n1 इंटू यू। ठीक है, ये होता है अवशोषण गुणांक, इसे याद रखेंगे। ठीक है, और जहाँ पे b12 को हम लोग क्या बोलते हैं, आइंस्टाइन गुणांक बोलते हैं। ठीक है, ये b12 जो है इसे हम लोग बोलेंगे आइंस्टाइन गुणांक, आइंस्टाइन का अवशोषण गुणांक बोलेंगे। ठीक है, और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, आइंस्टाइन गुणांक में जो संबंध है आगे देखेंगे, संबंध को जो है वो डिराइव करेंगे। ठीक है, ये अवशोषण के लिए हो गया। अब देखते हैं उत्सर्जन के लिए। ठीक है, उत्सर्जन उत्सर्जन कैसे होगा, उत्सर्जन जो है वो उत्तेजित अवस्था में होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, उत्तेजित अवस्था में उपस्थित परमाणुओं की संख्या n2, और स्वतः उत्सर्जन की जो दर होगी वो सिर्फ और सिर्फ n2, क्योंकि इसके लिए कोई रेडिएशन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये u पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, RA इज प्रोपोर्शनल टू n2। ठीक है, तो ये जो उत्सर्जन है ये क्या आ जाएगा, याद रखना उत्सर्जन को RA से डिनोट किया है, बाकी हम लोग दूसरा भी नोटेशन ले सकते हैं, आप लोग को यहाँ पे ये याद रखना है। तो इसका जो वैल्यू है RA इक्वल टू क्या आ जाएगा, A2 to 1, 2 से 1 में हो रहा है। ठीक है, A21N2। ठीक है, ये होता है, इसे हम लोग बोलते हैं उत्सर्जन की दर। और A को क्या बोलते हैं, A को हम लोग बोलते हैं अवशोषण स्वतः उत्सर्जन गुणांक। ठीक है, आइंस्टाइन का स्वतः उत्सर्जन गुणांक बोलते हैं। ठीक है, अवशोषण की दर विकिरण के ऊर्जा घनत्व पर निर्भर करती है, जबकि स्वतः उत्सर्जन, ये देखो ये पॉइंट, जो अवशोषण की दर है, जो अवशोषण की दर है, अवशोषण की दर जो है वो ऊर्जा घनत्व पर निर्भर करती है। ठीक है, जबकि स्वतः उत्सर्जन की दर जो है विकिरण के ऊर्जा घनत्व पर निर्भर नहीं करती। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि स्वतः उत्सर्जन में कोई विकिरण की आवश्यकता ही नहीं होती। ठीक है, इस प्रकार अवशोषण की प्रायिकता, यहाँ पे ये एक चीज याद रखेंगे, अवशोषण की जो प्रायिकता होती है वो होती है BU, और उत्सर्जन की प्रायिकता, स्वतः उत्सर्जन की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी, A होगी, ये याद रखेंगे। इसके बाद एक टर्म आता है उद्दीपित उत्सर्जन या स्टिम्युलेटेड इमिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी पे जो है हमारा लेजर बेस्ड होता है। ठीक है, यदि परमाणु की उत्तेजित अवस्था में ही परमाणु से उसी आवृत्ति का फोटोन टकराए जिस आवृत्ति का फोटोन वह परमाणु उत्तेजित अवस्था से मूल मूल अवस्था में आने पर उत्सर्जित करने वाला है, तो वह परमाणु क्या करता है, तुरंत ही मूल ऊर्जा अवस्था में आ जाता है। ठीक है, फोटोन को इमिट करके वो तुरंत ही जो है वो मूल ऊर्जा अवस्था में आ जाएगा। ये डायग्राम देख के आप समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट में जो है ये एक एटॉम है। ठीक है,
अब जैसे ही ये एच म्यू और यहाँ का जो डिफरेंस है ये भी कितना है, एच म्यू है, ठीक है। ये जो एनर्जी डिफरेंस है वो भी क्या है, एच न्यू है, ठीक है। तो जैसे ही ये यहाँ टकराएगा तो ये क्या करेगा, एच न्यू का फोटोन जो है वो तुरंत इमिट कर देगा और ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलेंगे उद्दीपित उत्सर्जन, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एच न्यू का फोटोन जब आपतित किया तब जो है इसमें उत्सर्जन हुआ, ठीक है। नहीं हो, अगर आपतित नहीं करते तो भी उत्सर्जन होता, लेकिन वो जो है बहुत लेट में होता है, और जैसे ही हम लोग इसको आपतित करते हैं तो ये तुरंत जो है वो उत्सर्जन हो जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है ये चेन रिएक्शन टाइप से दिखाया हुआ है। हम लोग आगे जो है इस फिनोमिना का यूज करेंगे, ठीक है। ये एक एच न्यू जो है वो क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है, ठीक है। अब ये आपतित होगा तो यहाँ पे दो एच न्यू हमें मिलेगा, ठीक है। दो जो है वो फोटोन हमें मिलेगा सेम आवृत्ति का, ठीक है। और ये दो फोटोन जो है वो चार फोटोन बनाएंगे, ये चार जो है वो आठ फोटोन बनाएंगे, ये आठ जो है वो 16 फोटोन बनाएंगे। इस तरह से ये नंबर ऑफ फोटोन जो है वो बढ़ते जाता है, ठीक है। इसीलिए इसकी इंटेंसिटी लेजर का देखेंगे हम लोग, लेजर की जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। एक श्रृंखला क्रिया प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। और लगभग सभी परमाणु जो है वो उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा फोटोन उत्सर्जित करने लगते हैं। इस विधि को लेजर क्रिया बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लेजर क्रिया बोलेंगे। जबकि बहुत सारे जो है वो समान आवृत्ति के बहुत सारे फोटोन जो है वो उत्सर्जित होने लगते हैं, क्योंकि इसमें मूल प्रकाश की विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रवर्धित करके तीव्र प्रकाश पुंज जो है वो प्राप्त किया जाता है। अब जैसे जैसे ये नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते जाएगा, यानी कि इसकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसीलिए हमें जो है एक तीव्र प्रकाश पुंज जो है वो प्राप्त होगा। ये सब स्टेटमेंट ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर लेजर के केस में, ठीक है। क्योंकि लेजर में आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछता है स्टेटमेंट बेस्ड। यहाँ पे एक टर्म आता है असमष्टि व्युत्क्रमण, ये पॉपुलेशन इन्वर्जन होता क्या, देखो उत्तेजित परमाणुओं की संख्या बढ़ाना, ठीक है। उत्तेजित अवस्था में परमाणुओं की संख्या को बढ़ाना क्या बोलते हैं, इसे समष्टि व्युत्क्रमण या पॉपुलेशन इन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। ये टर्म आप लोग याद रखेंगे। स्वतः उद्दीपित स्पष्टतः उद्दीपित उत्सर्जन से प्राप्त प्रकाश पुंज जो है वो अति तीव्र होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सारे फोटोन हमें मिलते हैं, तथा एक वर्णी और कला संबद्ध भी होता है, ठीक है। ये एक वर्णी और कला संबद्ध भी रहेगा, ठीक है। ये देखेंगे, बाकी ये सब चीज़ों को जो है वो आगे हम लोग देखेंगे। अब उद्दीपित उत्सर्जन की दर देख लेते हैं। देखो उद्दीपित उत्तेजित अवस्था में जो है वो परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करेगा, ठीक है। जितने ज़्यादा परमाणु एक्साइटेड स्टेट में रहेंगे, ठीक है, उद्दीपित उत्सर्जन उतना ही ज़्यादा होगा। और दूसरा चीज़, न्यू आवृत्ति के ऊर्जा विकिरण के ऊर्जा घनत्व पर भी निर्भर करेगा, ठीक है। ये जैसे अगर एक किरण है तो दो फोटोन मिलेंगे, दो फोटोन दो दो किरण हैं तो चार चार फोटोन मिलेंगे, ठीक है। मतलब चार फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं तो आठ फोटोन मिलेंगे, आठ फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं तो 16 फोटोन मिलेंगे। यानी ये जो है उनके घनत्व पर भी निर्भर करता है, ठीक है। आर बी इज प्रोपोर्शनल टू एन टू एंड आर बी इज प्रोपोर्शनल टू यू। अब यहाँ पे इसे हटाने के लिए एक कांस्टेंट लेंगे, ठीक है। इसे हम लोग बी बोलेंगे, और इसे हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे एक साथ लिख दिया गया है, लेकिन हम लोग जनरली इसे इस टाइप से भी रिप्रेजेंट करते हैं, B21। मतलब ये आर बी इक्वल टू, यहाँ बी से डिनोट किया है ना, आप लोग याद रखना ये उद्दीपित उत्सर्जन को, N2U, ठीक है। आर बी, यहाँ पे बी को हम लोग बोलते हैं B21 को हम लोग बोलते हैं आइंस्टीन का उद्दीपित उत्सर्जन गुणांक बोलते हैं, ठीक है। इसे आप लोग याद रखेंगे, उद्दीपित उत्सर्जन गुणांक। अब आइंस्टाइन गुणांक ए और बी में संबंध, ठीक है। यहाँ पे ये देखो एग्जैक्टली इसी से जो है वो क्वेश्चन पूछा था, प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन जो है 2019 का, आप लोग को याद हो तो इसी से जो है वो पूछा था। अवशोषण क्या होता है, स्वतः उत्सर्जन क्या होता है, और उद्दीपित उत्सर्जन क्या होता है, ठीक है। ये डायग्राम से आप समझ सकते हैं, पहले ऐसे था, यहाँ पे जो है वो तीन थे, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया, दो हो गया, ठीक है। इसे हम लोग बोलेंगे स्वतः उत्सर्जन। यहाँ पे तीन था, यहाँ दो हो गया, ठीक है। और ये फोटोन जो है वो आपतित भी हुआ, ठीक है। इसे हम लोग बोलेंगे उद्दीपित उत्सर्जन। यहाँ पे तीन था, यहाँ देखो चार हो गया, यहाँ से एक कम हो गया, ठीक है। इसे हम लोग बोलेंगे अवशोषण बोलेंगे, ठीक है।
लेज़र के लिए ना ये आरपी गोयल का जो ये चैप्टर है ना, ये सफिशियंट है पढ़ने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये संबंध के लिए हम लोग को ये याद रखना है कि आर ए क्या बोलना चाहिए, हम लोग का जो स्वतः उत्सर्जन की दर है वो A21 N2 पे डिपेंड करेगा। आर बी जो है B12 N2 U12 पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और जो अवशोषण है आर सी B12 और N1 U12 पे डिपेंड करेगा। उद्दीपित उत्सर्जन को व्युत्क्रमित अवशोषण भी बोलते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड एब्जॉर्प्शन भी जो है वो कहा जाता है, ये याद रखेंगे। अगर हम लोग को यहाँ पे मेन जो है अभी आइंस्टाइन गुणांकों के बीच में जो है वो संबंध देखना है। यहाँ पे ये कुछ पॉइंट है, इसे याद रख सकते हैं हम लोग। दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में अवशोषण की तुलना में उद्दीपित उत्सर्जन जो है वो नगण्य होता है। ठीक है, उद्दीपित उत्सर्जन ये क्या बोलते हैं, दृश्य प्रकाश क्षेत्र में जो है वो बहुत ही कम होता है। उद्दीपित उत्सर्जन की प्रायिकता माइक्रो तरंग, ठीक है, माइक्रोवेव रेंज में जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है उद्दीपित उत्सर्जन। और यहाँ पे आइंस्टाइन गुणांकों ए और बी में संबंध देख लेते हैं। बस आप लोग को यहाँ पे यही याद रखना है कि आइंस्टाइन गुणांक ए और बी में क्या संबंध होगा, ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 8πh/(ν12) का क्यूब पाई सी क्यूब। ठीक है, ये होता है आइंस्टाइन गुणांकों के बीच में संबंध। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। आइंस्टाइन गुणांकों ए और बी में संबंध बताता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और याद रखेंगे कि मूल तथा उत्तेजित ऊर्जा अवस्थाओं में अंतर बढ़ने पर या फिर म्यू बढ़ने पर स्वतः उत्सर्जन की दर जो है वो तेजी से बढ़ती है। ऊर्जा अवस्थाओं में अंतर जितना ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, स्वतः उत्सर्जन की दर जो है वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, और स्वतः उत्सर्जन की दर बढ़ेगी तो उद्दीपित उत्सर्जन की जो दर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि स्वतः उत्सर्जन और उद्दीपित उत्सर्जन एक ही ऊर्जा अवस्था से होते हैं। आप लोग को यहाँ पे एक पॉइंट मैं बता देता हूँ। देखो, ये यहाँ से स्वतः उत्सर्जन भी होगा। ठीक है, सेल्फ इमिशन या खाली क्या बोले, इमिशन बोले। ठीक है, और यहीं से जो है वो स्टिम्युलेटेड इमिशन भी होगा। दोनों प्रक्रिया जो है वो उत्तेजित ऊर्जावस्था से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे N2 टोटल N2 नंबर ऑफ एटॉम जो है भाग लेंगे। कुछ जो है वो उद्दीपित उत्सर्जन करेंगे, कुछ जो है वो स्वतः उत्सर्जन करेंगे। ठीक है, तो अगर स्वतः उत्सर्जन बढ़ता है तो उद्दीपित उत्सर्जन कम होगा, अगर उद्दीपित उत्सर्जन बढ़ता है तो स्वतः उत्सर्जन जो है वो कम होगा। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। और जैसे जैसे ये ऊर्जा अवस्था ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये बढ़ते जाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे जैसे ये एनर्जी ऊर्जा अवस्था में ये जो डिफरेंस है डेली, इसका वैल्यू बढ़ते जाता है। ठीक है, वैसे ही जो है ये मतलब स्वतः उत्सर्जन की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ती जाती है। ये एक पॉइंट याद रखेंगे। अब लेजर सिद्धांत तथा लेजर क्रिया के लिए आवश्यक प्रतिबंध, यहाँ हम लोग इसके लिए कुछ आवश्यक प्रतिबंध देखेंगे। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं उससे पहले। देखो, उद्दीपित उत्सर्जन की दर और स्वतः उत्सर्जन की दर का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, B12/A12 और ये U12। ठीक है, यानी कि अब हमें क्या करना है, अगर लेजर क्रिया चाहिए तो उद्दीपित उत्सर्जन जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। और उद्दीपित उत्सर्जन की दर और अवशोषण की दर क्या होता है, N2/N1। ठीक है, तो इसी से जो है हम लोग लेज़र का अलग अलग कंडीशन निकालेंगे। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद ध्यान से देखेंगे इसे। लेज़र की क्रिया के लिए N2 इज ग्रेटर देन N1 होना चाहिए। ठीक है, N2 यानी कि उत्तेजित ऊर्जा अवस्था में जो अणुओं की संख्या है, ठीक है, वो ज़्यादा होना चाहिए। किससे, ग्राउंड स्टेट में अणुओं की संख्या से, मूल ऊर्जा अवस्था में अणुओं की संख्या से जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, उत्तेजित ऊर्जा अवस्था में उत्तेजित ऊर्जा अवस्था में परमाणुओं की संख्या N2 जो है वो मूल ऊर्जा अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होना चाहिए। ठीक है, और इस क्रिया इसे हम लोग क्या बोलते हैं, समष्टि व्युत्क्रमण बोलते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, उत्तेजित ऊर्जा अवस्था में परमाणुओं की संख्या को बढ़ाना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समष्टि व्युत्क्रमण। यानी कि लेजर क्रिया के लिए
पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, याद रखेंगे कि लेज़र क्रिया के लिए पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है एक मस्ट कंडीशन है। दूसरा, लेज़र क्रिया के लिए U12 का मान जो है वो अधिकाधिक होना चाहिए। ठीक है, जो ऊर्जा घनत्व है, ठीक है, या विकिरण घनत्व बोलें इसको, जो विकिरण घनत्व है वो अधिक से अधिक होना चाहिए। जितना ज़्यादा होगा घनत्व, ठीक है, जो उद्दीपित उत्सर्जन है वो उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी लेज़र क्रिया जो है वो उतनी ही आसानी से होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए जो है दो समांतर परावर्तक प्लेट के बीच में, जिसे हम लोग बोलते हैं कैविटी में, इसे जो है हम लोग बंद रखते हैं लेज़र को। जहाँ पे भी लेज़र एक्शन होने वाला है, ठीक है, उसे कैविटी में हम लोग क्या करते हैं, बंद रखते हैं। ये कैविटी कैसे बनाएंगे आगे बताऊंगा। ठीक है, बाकी ये आप लोग याद रखेंगे कि इसके लिए ऊर्जा घनत्व को बढ़ाने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम लोग, कैविटी का जो है वो यूज़ करते हैं। इसमें जनरली जो है वो परावर्तक जो है वो साइड्स होते हैं, जहाँ से रेडिएशन जो है वो परावर्तित होकर फिर से जहाँ लेज़र क्रिया हो रहा है वहीं पे वापस चला जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। जिससे परावर्तकों द्वारा क्रमिक परावर्तन से, इसमें जो है क्रमिक परावर्तन होंगे, बार बार जो है वो परावर्तन होगा, और इसी से जो है हम लोग ये आवृत्ति के संगत फोटानों की संख्या को जो है वो बढ़ाते हैं। ठीक है, ऊर्जा घनत्व को बढ़ाते हैं। तीसरा है, लेजर क्रिया के लिए आइंस्टाइन गुणांक ए तथा बी की जो निष्पत्ति है, इसका मान जो है वो न्यूनतम होना चाहिए। आप लोग अभी उद्दीपित उत्सर्जन में हम लोग देखें कि बी BaU12 होता है। ठीक है, ये जो प्रोपोर्शनल टू, तो यहाँ पे AB का मान जो है वो कम होना चाहिए, तब BA का मान जो है वो अधिक होगा। ठीक है, तो AB का जो मान है वो न्यूनतम होना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके लिए उत्तेजित ऊर्जा अवस्था ऐसी ली जाती है, उत्तेजित ऊर्जा अवस्था ऐसी ली जाती है जिससे सामान्यतः स्वतः उत्सर्जन जो है वो वर्जित होता है। ठीक है, ऐसा ऊर्जा अवस्था हम लोग लेते हैं जहां स्वतः उत्सर्जन क्या हो, पूरी तरह से वर्जित हो, और इस ऊर्जा अवस्था को हम लोग बोलते हैं मितस्थायी ऊर्जा अवस्था, मेटा स्टेबल स्टेट बोलते हैं इसे। ठीक है, क्यों लिया जाता है, आइंस्टाइन के गुणांक की निष्पत्ति ए बी को का मान को न्यूनतम करने के लिए। ठीक है, हम लोग मितस्थायी ऊर्जा अवस्था लेते हैं। ठीक है, और मितस्थायी ऊर्जा अवस्था क्या होता है, ये एक ऐसा ऊर्जा अवस्था होता है, मितस्थायी ऊर्जा अवस्था में जो आयु काल है वो लगभग 10⁻³ सेकेंड होता है, जबकि साधारण उत्तेजित अवस्था में आयु काल जो है वो लगभग 10⁻10 सेकेंड होता है। क्लियर है ये। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। मितस्थायी ऊर्जा अवस्था जो है एक स्टेबल एनर्जी स्टेट होता है। ठीक है, जबकि साधारण उत्तेजित अवस्था का आयुकाल जो है वो लगभग 10⁻8 से 10⁻10 सेकेंड के बीच में होता है। ठीक है, लेजर क्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि एक अथवा एक से अधिक मितस्थायी अवस्थाओं में परमाणुओं की उपस्थिति अधिक से अधिक हो। मितस्थायी ऊर्जा अवस्था में जो है परमाणुओं की संख्या अधिक होगी, तो उद्दीपित उत्सर्जन जो है वो अधिक से अधिक होगा। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन जो अभी हम लोग पढ़े, ये तीन कंडीशन जो है वो मस्ट है किसके लिए, लेजर एक्शन के लिए। ठीक है, सबसे पहला क्या है, पॉपुलेशन इन्वर्जन। दूसरा क्या है, ये कैविटी मतलब एनर्जी डेंसिटी को बढ़ा, सॉरी, रेडिएशन डेंसिटी को बढ़ाना। ठीक है, और तीसरा है मितस्थायी ऊर्जा अवस्था। ये तीन चीजें होंगी तभी जो है हमारा जो है लेजर एक्शन वो पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, लेजर क्रिया के लिए तीन चीजें जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, बोलें तो ज़्यादा सही है। ठीक है, आवश्यक है। कि यहाँ पे लेज़र क्रिया जो है वो दिखाया गया है, फोटोन जो है वो आपतित होगा। ठीक है, ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, यहाँ से ये मितस्थायी ऊर्जा अवस्था में आएगा। ठीक है, ये मितस्थायी ऊर्जा अवस्था है। ठीक है, और मितस्थायी ऊर्जा अवस्था से जो है वो ग्राउंड स्टेट में आएगा उद्दीपित उत्सर्जन करके। ठीक है, ये हम लोग का लेज़र क्रिया होता है। और यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन को बढ़ाना, खासकर ये मितस्थायी ऊर्जा अवस्था में। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसे आप लोग पढ़ सकते हैं क्या होता है पॉपुलेशन इन्वर्जन, ये सब चीज़ें, बाकी इसके बारे में मैं आप लोग को बता ही चुका हूँ। ठीक है, तो देखो लेज़र क्रिया में क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मूल अवस्था से परमाणुओं को उत्तेजित अवस्था में पंपन, इनको जो है रेडिएशन इंसिडेंट करा के इन्हें उत्तेजित ऊर्जा अवस्था में भेजते हैं। उत्तेजित ऊर्जा अवस्था, क्योंकि इसमें लाइफ टाइम बहुत कम होता है, ये जो है तुरंत कहाँ आ जाते हैं, ये जो है
मितस्थाई ऊर्जा अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, मितस्थाई ऊर्जा अवस्था में जो है वो पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जो है ये इनका, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा स्थाई होता है, लगभग ये 10⁻³ तक यहाँ पे रुकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो होता है और यहीं से फिर ट्रांजिशन होता है लेज़र। ठीक है, लेज़र ट्रांजिशन या लेज़र क्रिया जो है यहाँ से होगा और यहाँ पे हमें लेज़र मिलेगा। ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे उद्दीपित उत्सर्जन। तो ये होता है हम लोग का लेज़र एक्शन या लेज़र क्रिया। ठीक है, इसमें ये थ्योरी जितना भी बताया था उतना ही है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं मितस्थाई ऊर्जा अवस्था ये सब के बारे में। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि देखो 4 एनर्जी स्टेट वाला है। यदि परमाणु के निकाय में 4 ऊर्जा स्तर उपलब्ध हैं तो लेजर संक्रमण मितस्थाई अवस्था से सीधे मूल अवस्था में न होकर पहले मितस्थाई अवस्था से एक अस्थायी माध्यमिक ऊर्जा अवस्था में होता है। ठीक है, तथा फिर शीघ्र ही अस्थायी माध्यमिक अवस्था से जो है वो मूल अवस्था में अविकरणीय संक्रमण हो जाता है। ठीक है, ऐसे निकायों में थोड़ा ही पंपन करने पर मितस्थाई ऊर्जा अवस्था में जो है परमाणुओं की संख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, ये 4 यहाँ पे प्रीवियस ईयर में ना एक क्वेश्चन आया हुआ था कि 4 जो ऊर्जा स्तर उपलब्ध हैं, 4 जो ऊर्जा स्तर हैं। ठीक है, ये 4 ऊर्जा स्तर में मतलब 3 ऊर्जा स्तर से ये 4 ऊर्जा स्तर वाला क्यों जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ जैसे हम लोग थोड़ा सा ही पंपिंग करने पर यहाँ पे जो है वो पॉपुलेशन इन्वर्जन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, ये मितस्थाई ऊर्जा अवस्था में तो यहाँ पे लेज़र एक्शन जो है वो बहुत ही अच्छे से जो है वो हो पाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक चीज़ आप लोग यहाँ मैं आप लोग को और बता देता हूँ। जो अवशोषण होगा ना, जो अवशोषण होगा वो यहाँ से होगा E0 से E1 में, ये अवशोषण का क्रिया हुआ। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये जो उत्सर्जन होगा, ये जो उत्सर्जन होगा, ठीक है, ये उत्सर्जन नॉन रेडिएशन होगा, मतलब इसमें जो है प्रकाश उत्सर्जित नहीं होगा। ठीक है, और ये जो है मितस्थाई ऊर्जा अवस्था में आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो पॉपुलेशन क्योंकि ये बहुत ही अस्थायी होगा तो यहाँ पे जो है पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो बढ़ते जाता है और यहाँ पे जो है एक साथ जो है लेज़र संक्रमण होता है, बहुत सारी किरणें जो है वो एक साथ निकलती हैं। ठीक है, लेकिन ये कहाँ जाएंगी, ये जो लेज़र संक्रमण हो रहा है ना, ये देखो E1 और देखो हमारे लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक अवशोषण और एक जो है वो लेज़र संक्रमण। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये लेज़र संक्रमण होगा और यहाँ से फिर ये क्या होगा, मूल ऊर्जा अवस्था में आएगा। ठीक है, तो ये लेज़र संक्रमण जो है वो अच्छी तरह से हो पाता है। ठीक है, अगर हम लोग 4 ऊर्जा अवस्थाएं अगर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन भी जो है वो अच्छे से हो पाता है। ठीक है, इसीलिए जो है हम लोग 4 ऊर्जा अवस्थाओं का यूज़ करते हैं। वहाँ पे कारण वाले में आया था, कारण वाले में ये आया था कि दोनों क्रियाएं जो है वो एक साथ इस टाइप से हो सकती हैं करके। ठीक है, ये ऐसा होता है लेकिन ये इसका जो है वो सही कारण नहीं था। ठीक है, वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे। लेजर पुंज की एकदिष्टता तथा कला संबद्धता, इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। लेजर के कार्यकारी पदार्थ को आमने सामने समतल सतहों को लेजर के कार्यकारी पदार्थ को आमने सामने समतल सतहों को प्रकाशित कैविटी में रखा जाता है। ठीक है, जिसमें एक सतह, इसमें आप लोग याद रखेंगे एक सतह जो है वो पूर्णतः परावर्तक लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख देता हूँ पूर्ण परावर्तक। ठीक है, ये जो है पूर्ण परावर्तक होगा एक सतह। ठीक है, और एक सतह क्या होता है, दूसरा सतह जो है वो लगभग 90% परावर्तक और 10% जो है वो अपवर्तक होता है। ठीक है, यानी 10% रेडिएशन जो है इससे बाहर जा सकता है और 90% जो रेडिएशन है वो यहीं अंदर में ही ट्रैप हो जाता है। ठीक है, ऐसा करने से लेज़र में जो है वो बार बार जो है वो परावर्तन होता है और उद्दीपित उत्सर्जन जो है वो अधिक कला संबद्ध हो जाता है। ठीक है, तथा एकदिष्ट और कला संबद्ध तरंग जो है वो हमें मिलता है। ठीक है, ये इसका डायग्राम से इसे समझ जाते हैं। यहाँ पे देखो ये क्या होगा, ये पूर्ण परावर्तक होगा। ठीक है, और ये होगा आंशिक परावर्तक। ये लेज़र एक्शन से ना एक रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये जो डायग्राम है ना इससे रिलेटेड डायग्राम नहीं दिया हुआ था लेकिन हाँ एक क्वेश्चन जो है इससे पूछा हुआ था, मेरे ख्याल से 2018 में ही पूछा था। यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्टेप वाइज बता देता हूँ। ठीक है, कि लेज़र क्रिया जो है वो क्या होता है, लेज़र एक्शन।
ठीक है। लेज़र एक्शन क्या होगा देखो, यहाँ पे इसे मैं आप लोग इसे बोलते हैं कैविटी। एक सतह जो है वो पूर्ण परावर्तक होगा और एक सतह जो है वो क्या होगा, आंशिक परावर्तक। आप लोग याद रखेंगे कि 10% जो है वो परावर्तक होगा और सॉरी अपवर्तक होगा और 90% जो है वो परावर्तक होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सभी जो है अभी क्या है, ग्राउंड स्टेट में है। ठीक है। अब क्या करते हैं, इन्हें हम लोग उत्तेजित करते हैं। ठीक है। कोई क्रिया करके इसे सबसे पहले क्या करेंगे, उत्तेजित करेंगे। ये हमारा स्टेप फर्स्ट। ठीक है। स्टेप सेकेंड। ठीक है। इन्हें हम लोग क्या करेंगे, उत्तेजित करेंगे। स्टेप सेकंड में इन्हें क्या कर देंगे, हम लोग उत्तेजित कर देंगे। ये जो ब्लैक डॉट दिख रहा है ना, ये जो है हमारा उत्तेजित ऊर्जावस्था में ये लोग आ गए। इन्हें हम लोगों ने क्या किया, एक्साइटेड कर दिया। ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये जो है जब ग्राउंड स्वतः उत्सर्जन करेंगे और स्वतः उत्सर्जन के कारण क्या होगा, ये जो है रेडिएशन जो है वो इमिट करेंगे। स्टेप थर्ड, यहाँ पे क्या होगा, सेल्फ इमिशन होगा। ठीक है। यहाँ पे जो है वो सेल्फ इमिशन होगा। सेल्फ इमिशन के कारण अब यहाँ पे देखो, मान लेते हैं ये सेल्फ इमिशन यहाँ पे जो था ये वाला, ठीक है, ये जो है सेल्फ इमिशन करता है। सेल्फ इमिशन करके यहाँ आएगा, यहाँ टकरा के जो है यहाँ वापस जाएगा, इसे उत्तेजित कर देगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे रेडिएशन, ये परावर्तन के कारण जो है वो रेडिएशन यहाँ पे ट्रैप होने लगता है। ठीक है। और यहाँ पे जो है वो रेडिएशन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब जैसे बढ़ने लगेगा, स्टेप 4 में क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन, स्टेप 4 में क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाएगा। पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है। अब बहुत सारे जो एटॉम हैं वो क्या आ जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे। ठीक है। अब एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद पांचवा, ठीक है, यहाँ पे जो है लेजर ट्रांजिशन जो है वो शुरू होगा। ये है पांचवा, मतलब ये हमारा स्टेप 5। ये दोनों पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए, ये लेजर, ये पांचवा स्टेप क्या है, यहाँ पे जो है वो लेजर एक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है। लेजर एक्शन डी में बार बार परावर्तन के फलस्वरूप अक्ष के अनुदिश जो है वो उद्दीपित उत्सर्जनों की संख्या जो है वो बढ़ेगी। यहाँ उद्दीपित उत्सर्जन की संख्या जो है वो डी में बढ़ रहा है, वो रहा है। ठीक है। बार बार के फलस्वरूप जो है वो उद्दीपित उत्सर्जन की संख्या जो है वो बढ़ रही है और लगभग जो है स्वतः उत्सर्जन जो है वो लगभग नगण्य हो जाता है। अब ई में स्वतः उत्सर्जन अत्यंत क्षीण हो जाता है, जबकि उद्दीपित उत्सर्जन बहुत ही अधिक अक्षीय हो जाता है। और एफ में जो है वो लगभग संपूर्ण उद्दीपित उत्सर्जन अक्षीय एवं कलासबद्ध है। ठीक है। ध्यान रहे इस चित्र में उद्दीपित उत्सर्जन को, हाँ, यहाँ जो है उद्दीपित उत्सर्जन को काले तीर से जो है वो दिखाया गया है, जबकि स्वतः उत्सर्जन को सादा तीर से जो है वो दिखाया गया है। मतलब डार्क तीर से दिखाया गया है, वैसे जो है वो नॉर्मल तीर से जो है वो दिखाया गया है। लेजर पुंज की तीव्रता का आकलन, लेजर पुंज की तीव्रता का आकलन जो है हमें इस तरह से करते हैं। इसकी जो तीव्रता होती है ये रो, जिसे हम लोग प्रकाश ऊर्जा घनत्व बोलते हैं, तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल भी से जो है इसकी तीव्रता का अंदाजा लगाते हैं। ठीक है। ये लेज़र पुंज की जो इंटेंसिटी है वो I0C/K/X के जो है वो बराबर होती है, जहाँ K को माध्यम का अवशोषण गुणांक कहते हैं। ठीक है। ये याद रखिएगा एक फॉर्मूला। इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ लेज़र। लेज़र में हमारा इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ लेज़र में। टाइप्स ऑफ लेज़र में आता है सबसे पहला हम लोग का रूबी लेज़र। ठीक है। यहाँ पे रूबी लेज़र का मैं डायग्राम आप लोग को दिखा देता हूँ। ठीक है। ये होता है। ठीक है। रूबी लेज़र जो है हमें इस टाइप से ये दिखाई देता है। इसके जो मुख्य भाग हैं ये मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहला तो कार्यकारी पदार्थ। ठीक है। कार्यकारी पदार्थ क्या होता है, यह जो है वो रूबी क्रिस्टल का एक छड़ होता है। ठीक है। और रूबी क्रिस्टल क्या होता है, कृत्रिम रूबी जो होता है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिसमें कि 0.5% क्रोमियम ऑक्साइड की अशुद्धि जो है वो मिली रहती है। इस प्रकार हाँ, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रूबी बोलेंगे। ठीक है। तो ये कार्यकारी पदार्थ होता है। उसके बाद एक होता है अनुनादी कैविटी, रिजोनेंट कैविटी होता है। ठीक है। रूबी क्रिस्टल की छड़ का बाईं ओर का सिरा जो है वो पूर्ण परावर्तक होता है,
तथा दाईं ओर का शिला जो है वो अल्प पारदर्शक होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजोनेंट कैविटी बोलते हैं, ठीक है। और ये लेजर एक्शन के लिए एक मस्ट कंडीशन है। उसके बाद ऑप्टिकल पंपिंग सिस्टम, इसके लिए जो है वो कुंडलिनी वत जिमान दमिका नली जो है वो लगी होती है, ठीक है। और शीतलन, क्योंकि ये गर्म हो जाता है, ठीक है, इसीलिए इसके लिए शीतलन व्यवस्था की आवश्यकता होती है। यहाँ पे देखो ये हमारा दमिका नली है, जिससे हम लोग अंदर के रूबी क्रिस्टल को जो है वो एक्साइटेड करेंगे, ठीक है। और ये पूर्ण परावर्तक पृष्ठ है, ये रूबी क्रिस्टल है, ठीक है, ये जो है रूबी क्रिस्टल है। और इसमें एक भाग जो है पूर्ण परावर्तक है और एक जो है अल्प पारदर्शक पृष्ठ है, ठीक है। और यहाँ पे ये दमिका नली जो है इस टाइप से लिपटा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जब करंट फ्लो करवाएंगे तब एक पल्स के रूप में यहाँ पे जो है वो रेडिएशन निकलेगा। रेडिएशन मतलब हीट रेडिएशन, ऊष्मा जो है वो निकलेगा, ठीक है। और ये गर्म होकर यहाँ जो एटॉम्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे और वहाँ फिर से जो है वो लेज़र क्रिया जैसे होता है उस टाइप से यहाँ पे शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा रूबी लेज़र। क्रोमियम, जो हमारा क्रोमियम होता है उसकी 3 ऊर्जा अवस्थाएं प्रदर्शित हैं। इसकी जो है वो 3 ऊर्जा अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। जिसमें E0 जो है वो निम्नतम मूल ऊर्जा अवस्था, E1 तथा E2 जो है वो 2 उच्च ऊर्जा अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। ऊर्जा अवस्था E1 के नीचे एक मितस्थायी ऊर्जा अवस्था M होता है, ठीक है। ये है M। E1 के नीचे जो है ये M जो है वो मितस्थायी ऊर्जा अवस्था है। मितस्थायी ऊर्जा अवस्था में आयन लगभग 10⁻³ सेकेंड तक रह सकते हैं, जबकि उत्तेजित ऊर्जा अवस्था में लगभग नगण्य अवस्था में रह सकते हैं, ठीक है। तो यहीं से जो है इसका लेज़र ट्रांजिशन होता है। और यहाँ जो एनर्जी डिफरेंस होता है इसके लिए हमें हरा प्रकाश, ठीक है, तथा पीला प्रकाश। अच्छा, ये जो है हरा प्रकाश और पीला प्रकाश को अवशोषित करता है, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे कि जो यहाँ पे 2 ऊर्जा अवस्था हैं E2 और E1, ठीक है। तो E2 के लिए क्या होगा, हरा प्रकाश को अवशोषित करेगा और E1 में जाने के लिए पीला प्रकाश को जो है वो अवशोषित करेगा। लेकिन जब लेज़र ट्रांजिशन होगा तब ये हमें क्या मिलेगा, लाल जो है वो क्योंकि यहाँ यहाँ से यहाँ का जो एनर्जी डिफरेंस है वो लाल कलर के प्रकाश के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें लाल कलर का जो है वो रेडिएशन देखने को मिलेगा, लाल प्रकाश जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका तरंग दैर्ध्य जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ये तरंग दैर्ध्य का किरण जो है हमें देखने को मिलेगा। अवशोषण इतने का होगा लेकिन उत्सर्जन में जो है हमें इतना देखने को मिलेगा। ये देख लेना, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। इसमें कुछ दोष होते हैं, जैसे लेज़र पुंज पल्स के रूप में प्राप्त, यहाँ पे हमें जो है कॉन्टिन्यूस नहीं मिलता, पल्स के फॉर्म में मिलता है। लेकिन हाँ, इसमें जो एनर्जी होती है वो हाई होती है, बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जेटिक पल्स जो है हमें मिलता है, ठीक है। इसे प्रयोगात्मक कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता। दमिका नली नली से प्रत्येक क्षण दीप्ति में ऊर्जा व्यय बहुत अल्प भाग में क्रोमियम आयनों को उत्तेजित करने में प्रयुक्त होता है। शेष भाग उपकरण को गर्म कर देता है, अतः इसके लिए शीतलन व्यवस्था की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके लिए इसकी दक्षता जो है वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि वह यह 3 ऊर्जा अवस्थाओं का निकाय है, ठीक है, जिससे मूल ऊर्जा अवस्था से उत्तेजित किए गए लगभग आधे परमाणु का ही लेजर संक्रमण नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें 3 ऊर्जा अवस्थाएं होती हैं, इसीलिए ये जो है थोड़ा सा सही नहीं हो पाता। इसके बाद आता है हीलियम नियॉन लेज़र, HE लेज़र, ठीक है। इसमें भी देख लेते हैं, ये जो है थोड़ा सा अच्छा होता है, ठीक है। इसे गैस लेज़र प्रयुक्त किया जाता है, इसके लिए गैस लेज़र प्रयुक्त किया जाता है। इसमें जो है वो कॉन्टिन्यूस हमें मिलता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस जो है वो लेज़र पुंज मिलता है और इसे प्रयोगात्मक कार्यों के लिए भी जो है वो प्रयोग, मतलब ये रूबी लेज़र के लिए था, ठीक है, इसे, लेकिन ये इसे हम लोग जो है वो प्रयोगात्मक कार्य के लिए भी प्रयुक्त कर सकते हैं। इसमें देखो कार्यकारी पदार्थ, वर्किंग सब्सटेंस। इसमें क्या होता है कि 1 मिलीमीटर पारे के दाब पर हीलियम और नियॉन गैस का 7:1 में जो है वो मिश्रण होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 गैसें होती हैं, एक हीलियम और एक नियॉन गैसें होती हैं, ठीक है। इनका जो है मिश्रण का अनुपात कितना होता है, 7:1 होता है। उसके बाद आता है अनुनादी कैविटी। ये लगभग जो है वो आधा मीटर लंबा, 0.5 मीटर लंबा और
5 मिलीमीटर व्यास का जो है एक क्वार्ट्ज का नली होता है, याद रखेंगे क्वार्ट्ज का नली होता है, जिसका एक सिरा जो है वो पूर्ण समतल या पूर्ण परावर्तक तथा समांतर होता है, तथा इसे नली के बाएं ओर का सिरा जो है वो, हाँ, ये जो है पूर्ण समतल और समांतर होता है। ठीक है, और परावर्तक एक सतह जो है वो बायां, जो परावर्तक होगा दाईं ओर का सिरा जो है वो आंशिक परावर्तक होता है। उत्तेजन यहाँ पे एक्साइटेड कैसे करेंगे एटॉम्स को, इसके लिए रेडियो आवृत्ति जनरेटर, ठीक है, जो कि 4×10⁻7 आवृत्ति के विद्युत चुम्बकीय विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ठीक है, लगा हुआ होता है। ठीक है, इसका डायग्राम ये देखो। ठीक है, ये जो है हमारा एक नली है, क्वार्ट्ज का जो है वो नली है, यहाँ पे देखो, और ये पूर्ण परावर्तक, ये आंशिक परावर्तक भाग है ये। ठीक है, ये पूर्ण परावर्तक होगा और ये जो है आंशिक परावर्तक होगा, यहीं से हमें लेज़र पुंज मिलेगा। ठीक है, और इस यहाँ पे जो है वो हीलियम और नियॉन का गैस जो है वो भरा होता है 7:1 के अनुपात में। ठीक है, और इसे एक्साइटेड करने के लिए जो है वो रेडियो आवृत्ति जनरेटर लगा हुआ होता है। ये होता है हमारा हीलियम नियॉन लेज़र। अब देखो ये कार्य कैसे करता है। यहाँ पे जो हीलियम होता है, ठीक है, इसकी 3 ऊर्जा अवस्थाएं होती हैं, जबकि जो नियॉन होता है ये 4 ऊर्जा अवस्था वाला एटॉम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या करते हैं, जब हम लोग ये नियॉन आपको पता होगा ये जो है अक्रिय गैस है। ठीक है, तो जब यहाँ पे हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी को चालू करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जब रेडिएशन देते हैं, तब हीलियम का एटॉम जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे हीलियम जो है वो क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, लेकिन नियॉन जो है वो एक्साइटेड नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये अक्रिय गैस है। ठीक है, तो ये जो है एक्साइटेड नहीं होता। अब क्या करते हैं देखो, ये जो परमाणु है, मतलब हीलियम के जो परमाणु हैं वो संघट करते हैं। ठीक है, किससे, नियॉन से। ठीक है, ये 20.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो परमाणु है वो क्या करेगा, संघट करेगा, और संघट करके जो है ये नियॉन नियॉन को जो है वो एक्साइटेड कर देगा। आया समझ में। यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो नियॉन का एक्साइटेशन नहीं हो रहा है, लेकिन कोलिजन के कारण, परमाणविक संघट के कारण जो है वो नियॉन एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो है ये अविकरणीय ट्रांजिशन होगा, और फिर यहाँ से जो है वो लेज़र ट्रांजिशन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ से जो है हमें क्या बोलना चाहिए, लेज़र ट्रांजिशन जो है वो देखने को मिलेगा, और ये फिर विकिरण रहित संक्रमण, ये होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जो है यहाँ पे 2 एटॉम का यूज़ करते हैं। हीलियम में जो है वो लेज़र ट्रांजिशन नहीं होता, लेकिन नियॉन में जो है वो लेज़र ट्रांजिशन होता है। हीलियम एक्साइटेड होता है, लेकिन नियॉन जो है वो एक्साइटेड नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे परमाणविक संगठन, ठीक है, एटॉमिक कॉलिजन का जो है हम लोग यूज़ करते हैं। ये बस आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसमें इतना ही है, और कुछ इसमें पढ़ना चाहें तो आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ जो है ग्रुप में भेज दूंगा। इसके बाद हीलियम नियॉन लेज़र की विशेषता, यह गैस लेज़र है तथा इससे प्राप्त लेज़र विकिरण जो है वो लुबी लेज़र की अपेक्षा अधिक एकवर्णी तथा एकदिशीय होता है। इसमें शीतलन की आवश्यकता नहीं होती, इसमें शक्ति व्यय जो है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, इतना शक्ति जो है होने पर 50 मिलीवाट शक्ति का जो है वो लेज़र किरण हमें प्राप्त हो जाता है। इसके बाद एक रासायनिक लेज़र है या ट्यूनेबल लेज़र, इसके बारे में देख लेंगे, ऐसे इम्पोर्टेंट तो नहीं है। ये इस टाइप से होता है, इसे आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद ये हमारा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, अर्धचालक लेज़र, सेमीकंडक्टर लेज़र। ठीक है, कार्यकारी पदार्थ, वर्किंग मटेरियल, इसमें क्या होगा, पीएन संधि अर्धचालक होता है। ठीक है, जनरली इंडियम आर्सेनाइड और इंडियम फास्फाइड, ठीक है, और इंडियम एंटीमनी की अशुद्धि मिलाकर जो है इसे बनाया जाता है। ठीक है, अनुनादी कैविटी, पीएन संधि के दो विपरीत, यहाँ पे क्या करेंगे, जो पीएन संधि होगा उसके दो विपरीत फलक को जो है वो अनुनादी कैविटी की भांति व्यवहार करते हैं। यहाँ पे एक को जो है वो आंशिक परावर्तित कर देंगे, और एक को जो है वो पूर्ण परावर्तित कर देंगे। ठीक है, और पंपन व्यवस्था, इसके लिए पीएन संधि अर्धचालक को जो है बैटरी द्वारा अग्र अभिनति में रखते हैं। ठीक है, पंपन करने के लिए।
यहाँ पे ये देखो, ये इस टाइप से जो रहेगा ये हम लोग का बैरियर है, संधि है, ठीक है। और इसी संधि में जो है वो ट्रांजिशन होगा, मतलब जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होल के साथ क्या करेगा, कॉम्बिनेशन करेगा, ठीक है, तब जो है रेडिएशन हमें ये रेडिएशन जो है वो इमिट होगा, ठीक है। ये होता है अर्धचालक सेमीकंडक्टर लेज़र। इसका आकार जो है वो बहुत ही छोटा होता है, ये सीधे जो है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। तथा यह लेज़र अधिकतर अवरक्त क्षेत्र में जो है वो प्रचालित होता है। इसका मुख्य उपयोग प्रकाशिक तंतु प्रेषण में किया जाता है। अर्धचालक लेज़र के दोष देख लो, इसमें क्या क्या दोष होते हैं। इससे प्राप्त पुंज जो है वो गैस लेज़र की अपेक्षा कम एकवर्णीय होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कारण हो रहा है, तो यहाँ पे ये जो है कम एकवर्णीय होता है। तथा इसमें व्युत्क्रमण संक्रमण के लिए उच्च धारा की आवश्यकता होती है। इसे प्रचालित करने के लिए निम्न ताप की आवश्यकता होती है, लगभग 77 केल्विन। लेज़र पुंज की विशेषताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, लेज़र पुंज जो है आखिर इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहला तो एक वर्णता, मोनोक्रोमेटिसिटी, ठीक है। लेज़र पुंज जो होता है वो एक वर्णीय होता है, अर्थात इसमें एक ही तरंग दैर्ध्य का जो प्रकाश है हमें मिलता है। इसका कारण यह है कि लेज़र पुंज के सभी फोटोन की ऊर्जा जो है वो समान होती है। कला संबद्धता कोहेरेंस, लेज़र पुंज कला संबद्ध होता है तथा उत्सर्जित तरंगे समान कला में होती हैं, ठीक है। ये कला संबद्ध होता है। उच्च दिशात्मक हाई डायरेक्शनलिटी, ये जो है एक ही डायरेक्शन में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें जो फैलाव है वो कोणीय प्रसार जो है वो बहुत ही कम होता है। कोणीय प्रसार मतलब आप लोग समझते हैं, ये जैसे आप लोग नॉर्मल लाइट देखेंगे, ठीक है, जो नॉर्मल लाइट हम लोग जब ऑन करते हैं तब ये जो है इस टाइप से पूरा ऐसे जो है वो हमें पूरा सभी तरफ जो है वो उजाला देखने को मिलता है, जैसे आपके बाइक का लाइट, ठीक है। इसका कोणीय प्रसार जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन लेज़र के केस में या हमारे घर में जो बल्ब लगा हुआ आता है, इन सब का जो कोणीय प्रसार होता है ना बहुत ही ज़्यादा होता है। लेकिन जो लेज़र पुंज होता है वो हाईली डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में ही जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग देखेंगे ये यहाँ यहाँ अगर इतना छोटा है, ठीक है, तो यहाँ जाके भी ये जो है इतना ही छोटा होगा, थोड़ा सा हल्का सा जो है वो बड़ा होगा, अदरवाइज ये बड़ा भी नहीं होगा, ठीक है। उसी जो है चौड़ाई का ये मिलेगा हमें प्रकार, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं हाईली डायरेक्शनल। इसका जो कोणीय प्रसार है वो बहुत ही कम होता है, मतलब ये फैलता नहीं है, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल होता है। इसके बाद आता है उच्च ऊर्जा घनत्व। इसकी जो इसका जो ऊर्जा घनत्व है बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। यूजेस ऑफ लेज़र, इसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, बड़ी दूरियों को मापने में, अत्यंत सूक्ष्म छिद्र करने तथा धातु की मोटी चादर काटने में, ठीक है, अनुसंधान में, दूर संचार में, इन सब चीज़ों में जो है इसका यूज़ होता है। फोटोग्राफी में, सर्जरी में, लेज़र सर्जरी, ठीक है, रसायन विज्ञान में, अंतरिक्ष विज्ञान वगैरह में जो है ये होता है, ठीक है। तो ये था हमारा लेज़र, ठीक है। लेज़र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल आप लोग देखेंगे 1 से 2 क्वेश्चन तो हर साल पूछा जाता है, ठीक है। 1 से 3 क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। 1 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन तो हर साल जो है वो पूछता है। तो लेज़र बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें जो है पूरा थ्योरी बेस्ड जो है वो क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर हमारा